सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5 बीएससी पार्ट 1 का, जिसमें हम बात करेंगे आज कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन निर्देशांक रूपांतरण के बारे में। तो चलो, निर्देशांक रूपांतरण कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, इसको एक एग्जांपल के जरिए इसको जानते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो, ये क्या है? एक आदमी है, ठीक है। ये एक आदमी है जिसका नाम है एस, और ये एक दूसरा आदमी है, गुस्से वाला है थोड़ा। ठीक है, इसका नाम है एस डैश। ठीक है, तो ये दो आदमी है, इनको आप कह सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है मैंने लेक्चर 1 में बताया है, नहीं देखा तो देख लो आप जाके। तो ये दो आदमी है, इनको आप बोल सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पहले आदमी की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। जो आदमी होते हैं या कोई भी वस्तु, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, आप जाके देख लेना लेक्चर फर्स्ट में। तो अभी मैं इसकी बात करता हूँ, इसको समझाता हूँ मैं। मान लो ये दोनों आदमी एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे ये पेन है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे रखी हुई है या मूव कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। ये मान लो ये यहाँ पे रखी हुई है, तो यहाँ से इस आदमी से जो एस है, इससे ये मान लो आर दूरी पे है और इस पे आर डैश पे, ठीक है। आर डैश एंड आर, ठीक है। ये मूव कर रही है, तो इसके सापेक्ष, इसके विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, इसके सापेक्ष, एस के सापेक्ष हम देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी v है। पहले चलो कैसे v है, v डैश है। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा a a डैश, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से कुछ अलग दूरी पे है, इससे कुछ अलग दूरी पे है। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी अलग अलग होगी, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, या एक्सेलरेशन सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगी, अलग अलग होगी। वो आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, वो क्या अलग अलग होंगे, सेम होंगे। तो इन सभी के बीच ये जो ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, एस ने क्या ऑब्जर्व किया, एस डैश ने क्या ऑब्जर्व किया, इनके ऑब्जर्वेशन के बीच संबंध बताना ही क्या कहलाता है, निर्देशांक रूपांतरण। इनके बीच रिलेशन बताना ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। या देखो, जैसे मान लो ये मार्कर यहाँ पे रखा है, इससे मान लो 2 मीटर दूरी पे है, ठीक है, और एस डैश से मान लो 4 मीटर दूरी पे है, ठीक है। तो एस डैश से कितनी दूरी पे है, 4 मीटर, तो ये 2r हो गया, ठीक है। आर कितना है, 2। आर कितना है, 2। आर की जगह 2 रखोगे, 2 2 दूनी 4, आर डैश कितना आ गया, 4, ठीक है। तो आर डैश से 4 मीटर दूरी पे है, सॉरी एस डैश से 4 मीटर दूरी पे है, एस से 2 मीटर दूरी पे है। तो इनके बीच ये क्या बन गया, संबंध, रिलेशन। तो ये जो संबंध होते हैं, या कह सकते हो ये जो इक्वेशंस होती है, इनके बीच जो संबंध बताती है, ये इन संबंधों को ही, या कह सकते हैं इक्वेशंस को ही, क्योंकि ये जो संबंध है हमें इक्वेशंस के रूप में प्राप्त होते हैं, तो इसलिए कह सकते हो इन संबंधों को या इक्वेशंस को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यानी रूपांतरण समीकरण, ठीक है। और इनके बीच रिलेशन फाइंड आउट करना, इनके बीच संबंध बताना है, संबंध फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, निर्देशांक रूपांतरण। तो क्या कहा मैंने, किसी एक समान घटना के लिए, सेम इवेंट के लिए, दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिए गए ऑब्जर्वेशंस, इसमें लिए गए ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन, इनके बीच संबंध निकालना निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। और इन संबंधों को ही हम क्या कहते हैं, रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है। तो चलो, ये परिभाषा जो मैंने कही, डेफिनेशन, वो इंग्लिश में लिखी है और ये लिखी है हिंदी में। देखो, द इक्वेशंस दैट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम इवेंट टेकन इन टू डिफरेंट
फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम्स आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। यानी वे समीकरणें जो किसी एक समान घटना के लिए, समान घटना हो रही थी, समान घटना के लिए अलग अलग निर्देश तंत्रों में लिए गए प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशन थियरी के मध्य संबंध बताती है, जो इक्वेशंस इन ऑब्जर्वेशन के बीच, जो भी हमने ऑब्जर्व किया है, इसने ऑब्जर्व किया है, इसने ऑब्जर्व किया, उन ऑब्जर्वेशन के बीच जो संबंध बताती है, रिलेशन बताती है, उन्हीं को हम कहते हैं रूपांतरण समीकरण। तो ठीक है, तो चलो इसका पहला केस देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन और एट रेस्ट। यानी या तो दोनों जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिख रहे हैं एस डेस और एस, ये रेस्ट पे है यानी रुके हुए हैं, या फिर इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन क्या होता है, देखो तीन चीजें होती है। एक तो ट्रांसलेशन होता है, एक होता है रोटेशन, एक होता है वाइब्रेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कोई भी वस्तु एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, रोटेशन का मतलब होता है कोई वस्तु अपनी एक्सिस पे, जैसे ये घूम रही है, घूर्णन। वाइब्रेशन होता है वाइब्रेशन एक प्रकार से ऑसिलेशन ही है। ऑसिलेशन क्या होता है, किसी एक मीन पोजीशन, कोई एक मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट एक कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टिकल ऐसे हिलता है, मूव करता है एक ऐसे। ठीक है, ये होता है ऑसिलेशन। बट वाइब्रेशन जब होता है, मतलब जब ऑसिलेशन बहुत फास्ट हो, जब ऑसिलेशन बहुत फास्ट हो और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत कम हो, जो वस्तु हिल रही है ऐसे ऐसे मूव कर रही है इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे, तो वो उसका एम्पलीट्यूड भी बहुत कम हो ऐसे। ये जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी जो उसका विस्थापन है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट वो मैक्सिमम, जैसे यहाँ ये जो मार्कर है, ये वस्तु है, वो मैक्सिमम यहाँ तक ही जा सकती है, इससे आगे नहीं, यहाँ तक जा सकती है। तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, आयाम, हिंदी में बोलते हैं आयाम। ठीक है, आयाम। तो जो वाइब्रेशन होता है, जब उस वस्तु का जो एम्पलीट्यूड है वो भी बहुत कम होता है। मतलब ये अगर मीन पोजीशन है, जैसे ये मीन पोजीशन है, तो वो मैक्सिमम ये यहाँ पे, ये यहाँ से बस, जैसे ये मूव कर रहा है तो ये बस यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है, बस इतना सा, और वो भी बहुत फास्ट ऐसे ऐसे। तो इसी को बोलते हैं वाइब्रेशन है, होता है एक प्रकार से ऑसिलेशन, ये बहुत फास्ट ऑसिलेशन होता है और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ही कम होता है और फास्ट ऑसिलेशन होता है, फास्ट मूवमेंट होता है ऐसे। ठीक है, तो ये है ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन। तो यहाँ पे जो ये रेफरेंस फ्रेम्स है, ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन। इन दोनों के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी वो है ही नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि अगर कोई आदमी एस फ्रेम पे खड़ा होकर देख रहा है एस डैश फ्रेम को, तो ये बिल्कुल भी हिलती हुई नजर नहीं आ रही, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसमें कोई मोशन नहीं है, ये रेस्ट पे दिख रही है। यहाँ पे मान लो कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, तो इसको जो एस डैश फ्रेम है वो इसको रेस्ट में दिख रही है, भले ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, कितनी भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, बट इसको इसमें रेस्ट में दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये खुद जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। इन दोनों की अगर वेलोसिटी सेम है, जिस वेलोसिटी से एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से, उसी सेम वेलोसिटी से एस फ्रेम मूव कर रहा है, इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। अगर इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है तो इन दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन जीरो है। ठीक है, इस पे खड़े होकर देखोगे तो ये रेस्ट में दिखेगा, इस पे खड़े होकर देखोगे तो ये रेस्ट में दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आर है, इन दोनों के बीच सेपरेशन, डिस्प्लेसमेंट जो है, ये दूरी ये कभी चेंज होगी नहीं। ठीक है, आर वेक्टर में
जो आर है, आर में कोई चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी डी आर बाई डी टी क्या होगा, ठीक है, डी आर बाई डी टी जो है वो होगा जीरो, यानी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी वो जीरो होगी। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये बस यही लिखना है। सपोज दैट एस एंड एस डैश आर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुज ओरिजिन ओ एंड ओ डैश, ठीक है। द ऑब्जर्वर आर स्टैंडिंग एट दीज ओरिजिन्स, जो ऑब्जर्वर है वो ओ और ओ डैश पे खड़े हुए हैं। द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में इसका पोजिशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है पार्टिकल का, और एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, सॉरी ओ डैश के रिस्पेक्ट में एस डैश का, इस पार्टिकल का जो पोजिशन वेक्टर है वो आर डैश वेक्टर है, और ओ और ओ डैश के बीच जो सेपरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो है आर वेक्टर। ठीक है, बस इतना ही लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, आर वेक्टर, ये जो आर वेक्टर है प्लस आर डैश वेक्टर है बराबर किसके होगा, आर वेक्टर के। आता है 11th क्लास की चीज है, कोई बड़ी बात नहीं बताई मैंने। आर डैश बराबर पक्षांतरण कर दो, आर डैश आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ये इक्वेशन 1। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देखो टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे, ये जो आर है ना, कैपिटल आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर, ये वाला अगर ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अगर ये टाइम पे डिपेंड कर रहा होता तो ये टाइम इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये टाइम डिपेंडेंट होता। समय पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है कौन, आर। तो आर के टाइम पे डिपेंड करने से ये इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट होगी, टाइम के आर के टाइम पे डिपेंड ना करने से ये टाइम इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, ठीक है। इक्वेशन 1 का टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, तो डी आर डैश बाई डी टी वी डैश वेलोसिटी बन जाएगी, ये पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, अवकलन करते हो, तो वेलोसिटी बनती है। तो ये आर तो कांस्टेंट है, डी आर बाई डी टी क्या है, जीरो, तो वी डैश बराबर वी हो जाएगा। वी डैश बराबर वी का मतलब जो ये पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी एस डैश के फ्रेम में यानी वी डैश, ठीक है, और ये जो फ्रेम है एस फ्रेम, इसके रिस्पेक्ट में इस पी की वेलोसिटी वी वो बराबर है। ठीक है, अगर इनकी वेलोसिटी बराबर है, ये पार्टिकल जो है एस एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जैसे मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी इन दोनों की मतलब बराबर है, तो एक्सेलरेशन भी बराबर होंगे। तो ये देख लो, ये रही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मैंने कहा क्या क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो दो फ्रेम्स हैं, दो अलग अलग फ्रेम है, ठीक है, दो अलग अलग फ्रेम्स के लिए जो ऑब्जर्वेशन है किसी एक सेम इवेंट के लिए, सेम इवेंट क्या है यहाँ पे पी पार्टिकल, ठीक है, इसके लिए दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिए गए ऑब्जर्वेशन के बीच रिलेशन के को बताना ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। और उनके बीच जो इक्वेशंस हमें मिली है उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो ये देख लो, इनके बीच जो हमें रिलेशन मिल रहा है आर और आर डैश और आर के बीच में रिलेशन मिला, वी डैश और वी के बीच में रिलेशन मिला, ए डैश और ए के बीच में रिलेशन मिला। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही तो है। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो ये नोट कर लो। तो ये दूसरा केस है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन रेफरेंस फ्रेम हैविंग यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, एक समान सापेक्षिक गति। ठीक है, ये सापेक्षिक गति इनके बीच हो रही है। ये जो एस फ्रेम है, इसके एस फ्रेम के सापेक्ष ये एस डैश फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है, मोशन ऑफ ट्रांसलेशन, एक समान अपेक्षिक स्थानांतरीय गतिशील निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण। तो बस ये जो एस डैश फ्रेम है, ठीक है, ये एस डैश फ्रेम है और ये एस फ्रेम है। तो ये जो एस डैश फ्रेम है, ये एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक समान वेग। यानी अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये लिखा है नाउ एस डैश इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। सो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, वी नॉट टी, क्योंकि क्या होता है हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट
वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ये फॉर्मूला तो सबको आता ही है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन वन में जो है वो आर की वैल्यू लिख दो, आर डैश बराबर आर माइनस वी नॉट टी हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट इक्वेशन फोर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वी डैश बराबर वी माइनस वी नॉट। इक्वेशन 5 को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ए डैश बराबर ए बन जाएगा, क्योंकि वी नोट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, वी नोट बराबर कांस्टेंट है। तो जब वी कांस्टेंट है तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हुआ, जीरो, ठीक है। अगर वी नोट कांस्टेंट ना हो तो फिर ए नोट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये इक्वेशन 4, 5, 6 और 7 जो है वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे लिख लो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, इक्वेशन 4, 5, 6 and 7 are time dependent ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन, ये टाइम डिपेंडेंट क्यों है, क्यों, क्योंकि ये जो आर है ये टी पे डिपेंड कर रहा है। पीछे वाले केस में ये आर जो है वो टी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। अब ये आर चेंज हो रहा है क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, अगर मैं, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, वी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, अभी 5 था फिर 6 हो गया फिर 7 हो गया या फिर घट रहा हो, तो फिर ये नहीं, वी कांस्टेंट नहीं है तो ए नोट होगा, ये जीरो नहीं होगा। फिर जब वी नोट का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगर ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जीरो नहीं होगा, ए वी नोट का ए नोट बन जाएगा। तो अभी इक्वेशन 4, 5, 6, 7 जो है वो टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।